A very good evening, my dear friends. Our next topic of 2D array is matrix multiplication. Matrix multiplication is very important concept. Mathematics के टर्म में भी आपने matrix multiplication implement किया है. किस तरह से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं. चलिए पहले इसका एक लॉजिक देखते हैं. Here we define the two matrix. First one is A and second one is B. Value of column of matrix A is equal to the value of row of matrix B. जिन भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे और उस ऑर्डर में फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रो की वैल्यू की. जैसे यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स A ली है 2 क्रॉस 2 की और एक मैट्रिक्स B ली है 2 क्रॉस 3 की. इसका पहले ऑर्डर चेक करेंगे. ऑर्डर में फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की वैल्यू दैट इज 2 और सेकंड मैट्रिक्स की रो की वैल्यू दैट इज 2. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगी R1 क्रॉस C2 के बनेगी, यानी कि 2 क्रॉस 3 की बनेगी. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? A मैट्रिक्स का 0 0 एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा B मैट्रिक्स के 0 0 से. उसके अंदर ऐड होगा A मैट्रिक्स का 0 1 एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा B मैट्रिक्स के 1 0 से. इनका जो सम होगा वो आएगा P0 0 मैट्रिक्स के अंदर. फर्स्ट मैट्रिक्स की रो वाइज एलिमेंट पिक करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम वाइज. इन मैट्रिक्स से फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा. इसी तरह से ही फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट बनेगा. इसी तरह से थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को फिक्स रखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम से थर्ड एलिमेंट बनेगा. देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट P0 0 किस तरह से कैलकुलेट होगा. बाय डिफॉल्ट हम मान के चल रहे हैं जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स की अभी हर एक एलिमेंट की 0 है. हर एक एलिमेंट की वैल्यू हम फिक्स करके चल रहे हैं 0. P0 0 किस तरह से कैलकुलेट होगा? A of 0 0 मल्टीप्लाई B of 0 0 प्लस A of 0 1 मल्टीप्लाई B of 1 0. उसके अंदर हम ऐड कर देंगे P0 0 की वैल्यू. इनकी वैल्यू पिक होंगी, मल्टीप्लाई होंगी और आपस में ऐड हो जाएंगी. इसी तरह से P0 1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, P0 2, P1 0, P1 1 एंड P1 2. जब ये वैल्यू कैलकुलेट होंगी इसमें एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है? A का जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड सबस्क्रिप्ट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट सबस्क्रिप्ट दैट इज C1 और दैट इज R2. C1 इक्वल होगा हमेशा R2 की और इस केस में यही वाली वैल्यू 0 0 के इक्वल है. सेम इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये इसके इक्वल है. तो जो इसका बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? P ऑफ I j इक्वल टू P ऑफ I j प्लस A ऑफ I k मल्टीप्लाई B ऑफ K j. जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का रो है वो इक्वल होगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 3 लूप में काम होगा. फर्स्ट लूप I j, नेक्स्ट लूप जो इस वाली वैल्यू को इंक्रीमेंट के लिए चल रहा है. यहाँ पे जो लूप चल रहा है वो K का चल रहा है. नेक्स्ट अगर K की वैल्यू से बाहर आएंगे तो लूप में इंक्रीमेंट होगा J का. अब यहाँ पे जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है I का, नेक्स्ट है J का और इसमें जो थर्ड सबस्क्रिप्ट है वो क्या है? K का. सबसे पहले I का लूप चलेगा, I के अंदर J का नेस्टिंग लूप और J के अंदर K के लिए नेस्टिंग लूप चलेगा. सबसे पहले K की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, जैसे ही K की वैल्यू फॉल्स होगी J की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और J की वैल्यू फॉल्स होते ही I की वैल्यू में. यहाँ देखिए P0 0 जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे K की वैल्यू पहले 0 थी फिर 1 हुई. इसी तरह से जैसे ही K की वैल्यू फॉल्स हुई तो J की वैल्यू में 0 से क्या होगी 1, फिर K की 0 और 1 के लिए चला, फिर J की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 2 हुई, फिर K की वैल्यू 0 और 1 के लिए चला. जैसे ही J की वैल्यू फॉल्स हुई I की वैल्यू में इंक्रीमेंट, फिर वही सेम कंसेप्ट I के लिए J की वैल्यू सारी चली और फिर J के लिए K की वैल्यू सारी चली. फर्स्ट लूप I का, नेक्स्ट J का, फिर K का. और जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा? R1 और C2 तक. क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स R1 क्रॉस C2 की बनेगी. एक एग्जाम्पल से इसे करते हैं. A और B की मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में हमने वैल्यू ली 3 2 1 4.
ऐसे ही 2 क्रॉस 3 की वैल्यू बी मैट्रिक्स के लिए 2 1 6 3 4 एंड 3। सबसे पहले चेक किया क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स की रो के। यस इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आफ्टर प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, R1 क्रॉस C2 की। और P मैट्रिक्स के लिए हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू हम मान के चल रहे हैं वो क्या है, 0। 0 में प्लस करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट रो का 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। थर्ड एलिमेंट के लिए 3 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से ही सेकेंड रो हम कैलकुलेट करेंगे। रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 12 11 24 14 17 एंड 18। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी, जो फाइनल मैट्रिक्स बनी वो R1 क्रॉस C2 की बनी। जो फॉर्मूला है जो मेन ध्यान में रखना है वो क्या है, P ऑफ ij इक्वल टू P ऑफ ij प्लस A ऑफ ik मल्टीप्लाई B ऑफ kj, जिसे हमने अभी कैलकुलेट करके देखा लास्ट स्लाइड के अंदर किस तरह से हमने इसे कैलकुलेट किया था। जो सेम फॉर्मूला है वो इस तरह से बनेगा। जो फॉर्मूला है जो हमने कैलकुलेशन से, जो लॉजिक से जो बनाया वो क्या है, P ऑफ ij इक्वल टू P ऑफ ij प्लस A ऑफ ik मल्टीप्लाई B ऑफ kj, जिसमें नेस्टिंग लूप चलेंगे i j एंड k का। i के अंदर j का लूप, j के अंदर k का लूप, और जिसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो R1 और C2 की बनेगी। इसलिए लूप की वैल्यू भी हमें पता है, i की वैल्यू R1 तक चलेगी और j की वैल्यू C2 तक चलेगी। यहाँ हमने लॉजिक तो समझ लिया किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से C के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन की कौन कौन सी, सबसे पहले हमें क्या क्या एंटर कराना है उसके लिए देखते हैं। R1 C1 फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमें एंटर कराएंगे उसके लिए रो और कॉलम की वैल्यू, उसके लिए हमने वेरिएबल R1 और C1 लिए। सेकंड मैट्रिक्स के भी रो और कॉलम एंटर कराएंगे, उसके लिए वेरिएबल R2 और C2 लिए। i j और k वेरिएबल हमने लूप के लिए लिए। एक मैट्रिक्स ली A, 10 10 उसका मैक्सिमम साइज दे दिया। एक मैट्रिक्स ली B। अब हम A और B मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट एंटर कराएंगे और इन दोनों की प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट करने के लिए हमने एक मैट्रिक्स ली प्रो नाम की, उसका साइज भी 10 और 10 किया। सबसे पहले हमने क्या एंटर कराया, एंटर रो एंड कॉलम फॉर मैट्रिक्स 1। मैट्रिक्स 1 के लिए रो और कॉलम एंटर कराए, उसके लिए वेरिएबल R1 और C2 लिया हुआ था। इसी तरह से रो और कॉलम मैट्रिक्स 2 के एंटर कराए, अब उसके लिए वेरिएबल R2 और C2 लिया। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले इफ कंडीशन लगाई, C1 अगर C2 के इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, अदरवाइज एल्स में क्या लिखवा दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर कराने हैं। तो सबसे पहले लिखा एंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एंटर %d क्रॉस %d ऑर्डर मैट्रिक्स एलिमेंट। जितने भी मैट्रिक्स एलिमेंट, मैट्रिक्स का ऑर्डर एंटर कराना है उसके लिए R1 और C1। मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर कराने के लिए रो और कॉलम, रो के लिए i का लूप और कॉलम के लिए j का लूप। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर करा रहे हैं तो R1 और C1 एलिमेंट को रीड कराया। मैट्रिक्स का नाम क्या है, A। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को एंटर कराना है। सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट R2 और C2। फर्स्ट जो I का लूप चलेगा वो R2 और सेकंड J का लूप C2। सेकंड मैट्रिक्स B के एलिमेंट को रीड करा। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। अब मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसके लिए I का लूप, जो रो बनेगी स्टार्टिंग कहाँ से होगी 0 और I लेस देन, अब जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो R1 और C2 की बनेगी, तो इसलिए I का लूप R1 तक और I प्लस प्लस।
आई के लूप के अंदर नेस्टिंग हम किसका लूप लगाएंगे, जे का लूप, फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन C2, j लेस देन C2 और j प्लस प्लस। अब इसी तरह से सबसे पहले प्रोडक्ट नाम की मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, जीरो इनिशियलाइज। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ आई जे की वैल्यू क्या रख दी, 0। अभी तक उसके हर एक एलिमेंट में वैल्यू क्या है, 0। इसी तरह से के का लूप किस तरह से लगाना है और क्यों लगाना है, हम ये लॉजिक समझ चुके हैं। के की वैल्यू 0, के लेस देन C2 तक और के प्लस प्लस। अब इसी लूप के अंदर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ आई जे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई के मल्टीप्लाई बी ऑफ के जे। यही फॉर्मूला था। किस तरह से करना है, प्रोडक्ट ऑफ आई जे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई के मल्टीप्लाई बी ऑफ के जे। यहाँ पे हमारी इस लूप के अंदर प्रोडक्शन हो गई। प्रोडक्शन के बाद अब प्रोडक्ट वाले जो मैट्रिक्स है उसे प्रिंट कराना है। तो इस फोर लूप के बाद हमें प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हमारा उसी तरह से आई का लूप, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन R1, आई प्लस प्लस। सेम इसी लूप के अंदर जे का लूप, 4, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन C2 और जे प्लस प्लस। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंटफ %d /t कौन सी मैट्रिक्स है, प्रो आई जे। प्रो नाम लिया है मैट्रिक्स का, प्रो आई जे मैट्रिक्स प्रिंट। नेक्स्ट रो में जाने के लिए प्रिंटफ /m। अब प्रोग्राम को सेव किया। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करके रन किया। रन करने के बाद एंटर रो एंड कॉलम फॉर मैट्रिक्स 1। फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हमने एंटर किया 2 और 2, 2 फॉर रो एंड 2 फॉर कॉलम। नेक्स्ट मैट्रिक्स के लिए 2 क्रॉस 3। अब चेक हुआ मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। इक्वल है तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मांग ली। हम सेम एलिमेंट डाल रहे हैं। हमने एंटर किया फर्स्ट एलिमेंट 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट हमने एंटर किया 1 एंड 4। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट एंटर किए 2, 1 एंड 6। नेक्स्ट रो एंटर किए 3, 4 एंड 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। प्रोडक्शन के बाद मैट्रिक्स के एलिमेंट किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं और किस तरह से उनका रिजल्ट आता है। एक बार और रन करते हैं प्रोग्राम को। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और कॉलम की वैल्यू डाली 2 एंड 3। नेक्स्ट बार हमने वैल्यू डाली 2 क्रॉस 4 की। अब रो और कॉलम चेक हुए, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स की रो की। अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या आंसर आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो कब पॉसिबल है और कब नहीं, वो हमने इफ कंडीशन से चेक किया। अगर रो और कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स की C1 और R2 की वैल्यू अगर इक्वल है तो सारा लॉजिक हमने इफ कंडीशन में लगा दिया। एल्स के केस में हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ये मैसेज प्रिंट करा दिया। बहुत इजी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। अगर लॉजिक समझ में आ जाता है किस तरह से करना है तो प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक समझना है। एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए तो प्रोग्राम बनाना मुश्किल नहीं है। थैंक यू।